पूर्व में हमने मेंडल और उसके प्रायोगिक कार्यों का अध्ययन किया और अब हम जेनेटिक्स से संबंधित टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिससे आगे के विषयों को आसानी से अध्ययन किया जा सके। जेनेटिक्स में एक महत्वपूर्ण शब्द होता है, या यूँ कहें सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है जीन, क्योंकि लक्षणों को इनहेरिट किया जाता है जीन के द्वारा। साधारण भाषा में अगर हम देखें तो जीन एक इकाई है जो कोशिका के अंदर पाई जाती है और जिसमें ये संदेश निहित होता है कि बनने वाला नया लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का होगा। और जीन पेरेंट्स से बच्चों में या नई आगे आने वाली जनरेशन्स में पास ऑन किए जाते हैं, इनहेरिट किए जाते हैं। ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड ए सेल विच कंट्रोल्स what a living thing will be like. Genes are passed from parents to children. अगर हम जीव विज्ञान के संदर्भ में देखें तो जीन न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम है जो डीएनए के ऊपर पाया जाता है और एनकोड करता है आरएनए को सिंथेसिस करने के लिए जीन प्रोडक्ट्स। और ये जीन प्रोडक्ट आरएनए हो सकते हैं और प्रोटीन हो सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन के समय डीएनए से आरएनए कॉपी किए जाते हैं और ये आरएनए या तो डायरेक्टली और या एक इंटरमीडिएट टेम्पलेट के रूप में कार्य करके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो सरल भाषा में अगर कहें तो डीएनए के ऊपर पाए जाने वाला न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा क्रम जिससे आरएनए एनकोड होते हैं और फिर ये आरएनए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये उन कार्यों को निष्पादित करते हैं जिसके लिए वो जीन उत्तरदायी होता है, जिस लक्षण के लिए उस लक्षण को निष्पादित करते हैं, उस लक्षण के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो हमें नज़र आए, जिसके लिए वो जीन जिम्मेदार है। तो ए जीन इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए दैट एनकोड्स द सिंथेसिस ऑफ ए जीन प्रोडक्ट आइदर आरएनए और प्रोटीन। ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन द डीएनए इज फर्स्ट copied into RNA. The RNA can be directly functional or be the intermediate template for a protein that performs a function. अभी जो हमने देखा उस सब से जो सार निकलता है, जो कंक्लूज़न निकलता है, उसे हम इस रूप में देखते हैं। An inherited factor that determine a biological character of an organism is called a gene. और हम ये कह सकते हैं कि जीन एक ऑर्गेनिज्म में एक इस प्रकार का आनुवंशिक कारक है जो किसी भी जैविक लक्षण को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए आवश्यक होता है। दिस इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी ये क्रियात्मक इकाई है और ये एक आनुवंशिक कारक है जो निर्धारित करता है जैविक लक्षणों को किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं जीन। अब हम दूसरे टर्म पर आते हैं, एलील्स क्या हैं। तो अभी हमने बात करी जीन की, और जीन के ही भिन्न भिन्न रूपों को हम कहते हैं एलील। अब ये भिन्न भिन्न रूप क्या हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो लक्षण हैं उनको निर्धारित करने के लिए जीन्स पाए जाते हैं, और किसी भी लक्षण के लिए जो जीन है, एक पर्टिकुलर जीन है, वो क्रोमोसोम में एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है।
और इस निश्चित स्थान को हम कहते हैं लोकस। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि हेयर कलर से संबंधित जीन है और ये होमोलोगस पेयर है। होमोलोगस पेयर किसको हम कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म में लक्षणों के लिए गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है, इसको हम कहते हैं होमोलोगस पेयर। ये एक पिता से पैटर्नल क्रोमोसोम होता है और एक माता से आता है मैटरनल क्रोमोसोम। अब जैसे हमने बात करी यहाँ पर हेयर कलर से संबंधित जीन है और ये होमोलोगस पेयर है, तो इस होमोलोगस पेयर पर एक ही लोकस पर जीन उपस्थित है हेयर कलर के लिए। अब यहाँ जो बालों का रंग है हम देखते हैं तो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। इसका मतलब जीन के दो रूप हो गए। लक्षण क्या है? बालों का रंग एक ही लक्षण है और उसके दो रूप है, ब्लैक और ब्राउन। अगर हम ब्लैक को कैपिटल बी से और ब्राउन को स्मॉल बी से सिंबल करें, उसको दिखाएं, निरूपित करें, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ये एलील कितनी तरह के हो सकते हैं। जीन का जो सबसे प्रारंभिक स्वरूप होता है, जो सबसे प्रारंभ में होता है, उसके म्यूटेशन से दूसरे रूप बनते हैं जिनको हम एलील कहते हैं। तो प्रारंभिक रूप वो होता है, सामान्यतः ये माना जाता है जो प्रारंभिक रूप है जीन का उसको हम वाइल्ड बोलते हैं, और जो दूसरे म्यूटेशन के बाद बनते हैं उनको हम म्यूटेंट बोलते हैं। तो जो प्रारंभिक रूप है वो वाइल्ड जिसको हम कहते हैं, वो सामान्यतः डोमिनेंट होता है और कैपिटल लेटर से उसको दिखाया जाता है। जो दूसरे एलील्स हैं जो म्यूटेशन के कारण बने हैं, परिवर्तित होकर बने हैं, वो उनको हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो दो क्रोमोसोम हमारे पास आए हैं, जो होमोलोगस पेयर हमारे पास आया है, इसमें इन दोनों एलील्स के आने की कई संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे पैटर्नल क्रोमोसोम में ये कैपिटल भी हो सकता है, मैटरनल क्रोमोसोम में भी ये कैपिटल भी हो सकता है। ये पहली संभावना है। ये पैटर्नल क्रोमोसोम में कैपिटल भी हो सकता है, मैटरनल क्रोमोसोम में स्मॉल भी हो सकता है। ये दूसरी संभावना है। ये पैटर्नल क्रोमोसोम में स्मॉल भी हो सकता है और मैटरनल क्रोमोसोम में भी स्मॉल भी हो सकता है। ये तीसरी संभावना है। इसके अलावा ये पैटर्नल क्रोमोसोम में स्मॉल भी और मैटरनल क्रोमोसोम में कैपिटल भी हो सकता है, ये भी संभावना है। तो ये सारी संभावनाएं, मतलब अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों जो होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम हैं, इसमें ये दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, ये दोनों यहाँ भी एक जैसे हैं, और ये अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। यहाँ ये कैपिटल बी के फॉर्म में है तो हम इसको कहेंगे ये डोमिनेंट है। यहाँ ये स्मॉल बी के फॉर्म में तो हम ये कहेंगे ये रिसेसिव हैं। यहाँ ये एक कैपिटल और एक स्मॉल बी है तो हम यहाँ कहेंगे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है। जब ये दोनों एक जैसे होते हैं, जैसे कैपिटल बी हम आगे अभी देखेंगे, तो जब एक जैसे हों दोनों एलील तो हम इनको कहते हैं होमोजाइगस। कैपिटल बी ये भी होमोजाइगस है, स्मॉल बी ये भी होमोजाइगस है। लेकिन अगर ये दोनों एलील्स अलग अलग तरह के हों, जैसे कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो हम इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस। यानी ये हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजीव और होमोजाइगस यानी समयुग्मजीव, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब ये तो हमने बात करी हेयर कलर के संदर्भ में। हम इनको मनुष्यों के आँखों के रंगों के संदर्भ में भी देख सकते हैं। जैसे मनुष्य की आँखों में
कई तरह के रंग होते हैं। ब्लैक जिसको हम कैपिटल बी से लिखेंगे, ब्राउन जिसको हम स्मॉल बी से लिखेंगे, ब्लू हम इसको बी डैश कहेंगे, और बी डबल डैश ग्रीन कलर, और इसके अलावा भी वॉयलेट और पिंक कई तरह के कलर और होते हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर जीन जो आँखों के कलर के लिए है, उसके 2 से ज़्यादा रूप यहाँ मौजूद हैं। 4 एलील हम यहाँ देख रहे हैं, 4 रूप हम इस पर्टिकुलर जीन के यहाँ देख रहे हैं, तो हम यह कहेंगे कि 4 एलील मौजूद हैं आई कलर के लिए, आँखों के रंग के लिए। क्योंकि एक समय में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में 2 ही रूप हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होमोलोगस पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो एक जीन के ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूप यहाँ हो सकते हैं। अब इनमें आने की जो प्रायिकता है, जो संभावना है, वो रैंडमली नेचर से सेलेक्ट होता है, नेचर से चयन किया जाता है उसका, कि अगर यहाँ आँखों का कलर की हम संभावना देखें तो वो कई संभावनाएं, जैसे होमोलोगस पेयर में इनका जीनोटाइप बी भी हो सकता है, ये बी भी हो सकते हैं, ये कैपिटल बी और बी डैश हो सकता है, ये कैपिटल बी, बी डबल डैश हो सकता है, ये कैपिटल बी, सॉरी, ये स्मॉल बी, बी डैश हो सकता है, बी डैश हो सकता है। इसके अलावा ये बी डबल डैश हो सकते हैं। इसके अलावा ये बी डैश और बी डबल डैश हो सकते हैं। तो अब हमें देखना ये है कि हमने ये देखा कि सबसे डोमिनेंट जो कलर है वो है कैपिटल बी या ब्लैक, इसको हम वाइल्ड मानते हैं। फिर उससे म्यूटेशन होकर बना बी ब्लैक कलर, वाइल्ड डोमिनेंट, और ब्राउन जो रिसेसिव है, फिर बी डैश जो ब्लू कलर है जिसके ऊपर ब्राउन कलर भी डोमिनेंट है, और फिर होता है बी डबल डैश जो मोस्ट रिसेसिव है, सबसे ज़्यादा अप्रभावी है ये, और ब्लू कलर भी इसके ऊपर प्रभावी रहता है, ब्लू कलर भी इस पर प्रभावी है। तो लक्षण जो आएंगे उसमें अगर 2 जो अलग अलग तरह के एलील हैं उसमें कॉम्बिनेशन हमें देखना है। जैसे ये कॉम्बिनेशन है तो ब्लैक कलर होगा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ ब्राउन होगा क्योंकि यहाँ ब्राउन डोमिनेंट है, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर ब्लू कलर होगा क्योंकि यहाँ ब्लू डोमिनेंट है। तो दोनों जो 2 हमने कहा मैक्सिमम 2 एक समय में एक ऑर्गेनिज्म में एलील हो सकते हैं, और उन दोनों की संभावनाएं दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। उसमें एक जो प्रभावी है वो हमें नज़र आएगा, जो अप्रभावी वो हमें नहीं दिखेगा, नहीं नज़र आएगा। तो इस प्रकार से एक जीन के एक से ज़्यादा रूप हो सकते हैं, और इन रूपों को हम कहते हैं एलील। अब हम बात करते हैं जीन पूल की। तो जैसा मैंने अभी बताया कि किसी भी लक्षण से संबंधित एक जीन के एक से ज़्यादा तरह के रूप होते हैं, या यूँ कहें कि जीन अलग अलग रूपों में एक ही लक्षण के लिए किसी भी पॉपुलेशन में निहित होता है, किसी भी पॉपुलेशन में होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में एक जीन के जो एक से ज़्यादा रूप हैं जिनको हम एलील कह रहे हैं, वो कंबाइंडली जो एक ग्रुप बनाते हैं उसको हम कहते हैं जीन पूल। और जो जीन पूल है ये सबसे छोटा स्तर है जिसमें एवोल्यूशन या विकास होता है, क्योंकि वहाँ म्यूटेशंस होते हैं, जीन जहाँ होंगे वहाँ म्यूटेशन होंगे। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीन हैं ये रिजर्वायर हैं किसके,
जीन पूल किसके रिजर्वायर हैं, किसके संग्रह क्षेत्र हैं, जीन के, क्योंकि वहाँ पर जीन के बहुत सारे रूप मौजूद हैं। क्योंकि ये जीन है और जीन के रूप हैं जीन पूल में, तो जीन में वेरिएशन होता है और वेरिएशन के कारण एवोल्यूशन होता है। तो जीन पूल से हमें क्या मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन, किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। इट सप्लाइज द जेनेटिक वेरिएशन फॉर एवोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर जीन के बहुत सारे रूप मौजूद हैं। ये जो वेरिएशन होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, इनका एक कारण सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन भी होता है। और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, और जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो गैमेट्स बनते हैं उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उनका निषेचन होता है, जिससे जायगोट फॉर्म होता है। और ये जो मियोसिस की क्रिया है, इस मियोसिस की क्रिया में एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के कारण भिन्नताएं होती हैं मियोसिस में, और ये भिन्नताएं आगे जाइगोट्स में जाती हैं और जाइगोट्स से ये ऑफस्प्रिंग्स में या अगली संततियों में जाती हैं। म्यूटेशंस एंड सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस रैंडम एंड कांट बी प्रिडिक्टेड, इन्हें रोका नहीं जा सकता और ये रैंडमली हमेशा होते ही हैं, क्योंकि म्यूटेशन हमेशा होते हैं और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जब गैमेट बनेंगे तो क्रॉसिंग ओवर उसमें होता ही है। और ये घटना क्योंकि हमेशा चलती है, अनवरत चलती रहती है, इसलिए इसके कारण भी भिन्नताएं होती हैं। और क्योंकि म्यूटेशन भी नेचर में हमेशा होते रहते हैं, तो उनके कारण भी भिन्नताएं हमेशा होती हैं। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशंस आर मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट इनब्रीड। ये तो है पॉपुलेशन जिनमें इंटरब्रीडिंग होती हो, वैसे इंडिविजुअल्स का जो नंबर है, जो ग्रुप है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और वेरिएशन नेचुरली अकर्स अमोंग द जीन्स विद इन ए पॉपुलेशन, वो अभी हमने देखा कि जो जीन्स हैं उनमें वेरिएशन हमेशा होंगे ही, क्रॉसिंग ओवर के कारण और म्यूटेशन के कारण। द कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स एंड द वेरियस अल्टरनेट और एलील्स फॉर्म ऑफ दीज जीन्स विद इन ए पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड इट्स जीन पूल। तो जीन के जितने भी रूप एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में मौजूद होते हैं, उनके ग्रुप को हम जीन पूल कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो एक ही जीन के अलग अलग रूप हमारे पास हैं एलील के फॉर्म में, इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो रिसेसिव होते हैं और कोई एक होता है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। जैसे जैसे म्यूटेशन के कारण नए रूप बनते रहते हैं, ये कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती, अनवरत चलता रहता है, म्यूटेशन लगातार होते रहते हैं और नए रूप भी हमेशा आते रहते हैं नेचर में। तो ये जो नए नए रूप आते रहते हैं, इसमें फिर होमोलोगस पेयर्स में कौन सा लक्षण उभर कर आता है, उससे ये निर्धारित होता है कि कौन सा एलील डोमिनेंट है और कौन सा एलील रिसेसिव है। जो लक्षण हमें दिखाई देता है वो उसको हम, जो उभर कर आता है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम डोमिनेंट लक्षण कहते हैं, और जो नहीं नज़र आता है, छुप जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो रिसेसिव लक्षण है। तो डोमिनेंट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्जन्स ऑफ ए जीन। इंडिविजुअल्स रिसीव टू वर्जन ऑफ ईच जीन नोन एज एलील। वो होमोलोगस पेयर के फॉर्म में हमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों से गैमेट से एक जाइगोट में दो तरह के या एक जैसे या अलग अलग तरह के जीन का जो रूप हमें मिलता है उसको हम एलील कहते हैं। इफ द एलील ऑफ ए जीन आर डिफरेंट
वन एलील विल बी एक्सप्रेस्ड, अलग अलग तरह के हैं तो उनमें से एक होगा जो हमें, जिसका लक्षण हमें नज़र आता है, दूसरे का नज़र नहीं आता है, तो जो नज़र आ रहा है वो डोमिनेंट, इट इज़ द डोमिनेंट जीन। द इफेक्ट ऑफ द अदर एलील कॉल्ड रिसेसिव, इट मास्क्ड, वो छिप जाता है। नेक्स्ट टर्म होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। जैसा हमने देखा कि किसी भी लक्षण से संबंधित जो जीन होते हैं वो होमोलोगस पेयर पर एक ही लोकस पर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये होमोलोगस पेयर है। अब ये दो पेरेंट्स हैं हमारे पास, इनके में ये सेम लोकस पर कैपिटल बी है, यहाँ सेम लोकस पर स्मॉल बी है। तो क्योंकि दोनों जीन एक जैसे हैं इसलिए हम इनको कहते हैं होमोजाइगस। अब हम देखते हैं ये दूसरा पेयर है, यहाँ पर ये एक होमोलोगस पेयर है और ये एक होमोलोगस पेयर है। तो इसमें सपोज हम इसको कहें कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, यहाँ हम इसको कहें ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। तो यहाँ पैटर्नल में कैपिटल बी है, मैटरनल में स्मॉल बी है, यहाँ पर पैटर्नल में स्मॉल बी है और मैटरनल में कैपिटल बी है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के एलील यहाँ मौजूद हैं। एक ही जीन के दो अलग अलग रूप इन होमोलोगस क्रोमोसोम पर मौजूद है। इस कंडीशन को कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म हैज टू कॉपीज ऑफ द सेम एलील फॉर ए जीन। An organism can be homozygous dominant if it carries two copies of the same dominant alleles, or homozygous recessive if it carries two copies of the same recessive alleles। तो ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। होमोजाइगस दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, और अगर जो दोनों कॉपी हैं इसकी जैसे हेट्रोजाइगस मीन्स, तो हमको हेट्रोजाइगस कह रहे हैं। तो हेट्रोजाइगस मीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म हैज़ टू डिफरेंट एलील ऑफ ए जीन। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर इसने पी प्लांट का एग्जांपल दिया है। इसमें रेड फ्लावर है और वाइट फ्लावर है। तो अगर रेड फ्लावर है और दूसरा होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे तो रेड होंगे और वाइट होंगे। अगर हेट्रोजाइगस होंगे तो रेड और वाइट होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दो फ्लावर हैं हमारे पास, एक रेड है, इसको हम कैपिटल आर कहेंगे, और एक स्मॉल आर या रिसेसिव फॉर्म में इसको हम वाइट कह रहे हैं। तो अब हमारे पास फॉर्म जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं आर यानी होमोजाइगस रेड। ये स्मॉल आर हो सकते हैं, यानी होमोजाइगस होंगे और वाइट होंगे। ये आर हो सकते हैं, इसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे क्योंकि यह डोमिनेंट आर है, कैपिटल आर है, ये रेड है। तो यहाँ हमें उसका लक्षण, उसका कलर जो दिखेगा वो कैसा होगा, रेड। वाइट हमें यहाँ पर अप्रभावित रहेगा ये एलील। और इस तरह जो अलग अलग दो जीन के रूप एक साथ हमें दिखेंगे, इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस।
अब हम बात करेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप की। तो जब हम जीन की मतलब यूँ कहेंगे जेनेटिक स्ट्रक्चर या जीन की संरचना देखें किसी ऑर्गेनिज्म की, तो हम उसको कहते हैं जीनोटाइप उसका। और अगर हम उसका लक्षण देखें जो उन जीन के कारण हमें नज़र आ रहा है, तो उस लक्षण को हम यहाँ कहेंगे, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा है उसको हम यहाँ कहेंगे फिनोटाइप। तो जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, लक्षण जो हमें नज़र आ रहा है। और जो जिस जीन की संरचना के कारण, जिस जीन की कॉम्बिनेशन के कारण वो हमें नज़र आ रहा है, उसको हम कहेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब वही जैसे हमने पहले देखा होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस रूप, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आई कलर की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक कलर के आईज़ हैं और ब्राउन कलर के आई हैं। तो जीनोटाइप क्या है? कैपिटल 2 इंडिविजुअल हमारे पास हैं, एक का कैपिटल बी स्मॉल बी, दूसरे में स्मॉल बी, और एक तीसरा स्वरूप हमारे पास है कैपिटल बी, एक ये और एक ये। यहाँ ब्लैक आइज़ हैं, यहाँ भी ब्लैक आइज़ हैं, लेकिन अब यहाँ इनका फिनोटाइप सेम है, हमें दिख रही हैं काली आँखें हैं दोनों की, तो फिनोटाइप सेम है इनका। लेकिन इनका एलील का जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों का फ़र्क है। यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी है, यहाँ कैपिटल बी है, तो हम ये कहेंगे कि जीनोटाइप दोनों का अलग है। अलग जीनोटाइप होते हुए भी इनका फिनोटाइप सेम है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट एलील की उपस्थिति में जो रिसेसिव एलील है उसका लक्षण हमें नज़र नहीं आता। तो जीनोटाइप क्या है? किसी भी जीन का जो अलग अलग जो एलील हैं उनका जो कॉम्बिनेशन की जो संरचना है, उनका जो जेनेटिक मेकअप है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। और वो जो लक्षण हमें नज़र आ रहा है उसको हम कह रहे हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप इज़ द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका जो मॉर्फोलॉजिकल लक्षण हमें नज़र आ रहा है उसको हम कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ब्राउन आइज़, कर्ली हेयर, विंडोज पीक, सिकल सेल डिजीज़ और अलग अलग तरह के लक्षण जो भी किसी ऑर्गेनिज्म में हमें नज़र आते हैं, उसका रंग और उसका व्यवहार। अब हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? हमारे पास 3 तरह के क्रॉस होते हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस। तो अगर हम मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके अनुसार देखें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम प्लांट्स की लेंथ को लेते हैं, यानी एक टॉल और दूसरे ड्वार्फ, यानी एक बौने पौधे और एक लंबे पौधे। तो पेरेंट्स का जो जीनोटाइप है वो हम प्योर टॉल लेते हैं और प्योर ड्वार्फ यानी कि बौने लेते हैं। और F1 जनरेशन में हमें सारे लंबे पौधे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट एलील मौजूद है लंबाई के लिए, तो इसलिए हमें सारे लंबे मिलेंगे।
F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस होता है, यानी F1 जनरेशन में जो हमें पौधे मिलते हैं उनके बीच में क्रॉस जब कराया जाता है तो हमें F2 जनरेशन में मिलते हैं ये हमारी F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस होता है और हमें मिलते हैं टॉल, ये भी टॉल होंगे, सॉरी ये भी टॉल होंगे और ये बौने, यानी 3 हमें मिलेंगे लंबे और 1 हमें मिलेगा बौना। लेकिन जो लंबे पौधे हैं इनका फिनोटाइप तीनों का सेम होगा, लेकिन जीनोटाइप तीनों का अलग अलग होगा। एक का जीनोटाइप ये होगा और 2 का जीनोटाइप ये होगा, लेकिन तीनों लंबे हैं। ये नॉर्मल जो क्रॉस किया मेंडल ने वो है। अब हम टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि ये पेरेंटल प्लांट है और इनसे क्रॉस करके F1 हमें मिलता है। अब जो F1 जनरेशन हमें मिलती है, इस F1 जनरेशन को जब रिसेसिव से क्रॉस किया जाता है, प्योर रिसेसिव ड्वार्फ से या प्योर रिसेसिव लक्षणों वाले पौधों से जब क्रॉस कराया जाता है तो उसके बाद जो हमें मिलता है वो रेशो होता है ये दोनों टॉल और ये दोनों ड्वार्फ। मतलब F2 जनरेशन का जो नॉर्मल रेशो मिलता है वो फिनोटाइप रेशो होता है 3:1, 3 लंबे और 1 बौना। और जो टेस्ट क्रॉस का हमारे पास में रेशो आता है वो आता है 2 ये 2:2। तो हम इसको क्या करेंगे 1:1। तो नॉर्मल क्रॉस से F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशो आता है 3:1 और टेस्ट क्रॉस से आता है 1:1। टेस्ट क्रॉस किया इसलिए जाता है कि जो भी हमारे पास में अननोन जीनोटाइप के प्लांट हैं उनको अगर हम रिसेसिव से क्रॉस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि क्या जीनोटाइप संभव है, क्या जीनोटाइप है उन अननोन प्लांट्स का या अननोन ऑर्गेनिज्म का जो हमें नोन नहीं है। क्योंकि अगर उनमें जैसे हम ये कहें कि वो हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, हम ये पता करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार ये है, फर्स्ट ये जो टेस्ट क्रॉस है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ग्रेगर जोहन मेंडल के द्वारा। इनको ये पता करना था involves the breeding of an individual with a phenotypically recessive individual in order to determine the zygosity of the former by analyzing properties of offspring phenotypes. Zygosity can either be heterozygous और homozygous। तो हमें यही पता करना है कि जाइगोसिटी हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है।
जैसे हम ये देखें, ये रिसेसिव पेरेंट्स हैं और यहाँ हमारे पास में ये अननोन जीनोटाइप है। हमें एक पता है, क्यों पता है, ये कलर है येलो, सीड का कलर, तो ये येलो कलर है। हाँ, ये येलो कलर है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि ये डोमिनेंट वाई यहाँ मौजूद है, तो हमें ये नहीं पता कि दूसरा एलील डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब जब हम रिसेसिव के साथ इसको क्रॉस करते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि डोमिनेंट जो होगा उसके साथ में जब ये क्रॉस करेंगे रिसेसिव, तो यहाँ पर वो फीचर हमें नज़र आएगा जो डोमिनेंट का है। लेकिन जब दूसरे अननोन एलील के साथ में रिसेसिव को क्रॉस किया जाएगा, तो ये तो अप्रभावी है ही। ये अगर प्रभावी है तो ये लक्षण आएगा जो इस एलील का है, लेकिन अगर ये अप्रभावी है तो वही लक्षण आएगा जो अप्रभावी एलील का है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरा एलील अप्रभावी है कि प्रभावी है। अब हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। तो जैसे टेस्ट क्रॉस में हमने देखा, आप सबसे कमज़ोर एलील को जब लेते हो तो वो किसी के ऊपर प्रभावी तो हो ही नहीं सकता, और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा दूसरे एलील का, वो अपना लक्षण दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरा एलील जो अननोन है वो प्रभावी है या अप्रभावी है। बैक क्रॉस में क्या होता है कि जो भी पेरेंटल जीनोटाइप हमारा है, उस पेरेंटल जीनोटाइप के साथ किसी भी एक के साथ में हम क्रॉस करते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि अगर हम मेंडल के संदर्भ में जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्योर टॉल प्लांट्स हैं और प्योर ड्वार्फ, यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे हैं, और हमें F1 में हाइब्रिड यानी संकर लंबे पौधे मिलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जहाँ एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है। अब अगर इस F1 जनरेशन को हम क्रॉस कराएं रिसेसिव के साथ, तो हम इसको कहेंगे ये बैक टेस्ट क्रॉस है। और अगर हम इन दोनों में से जो भी पेरेंटल जीनोटाइप हमारा है किसी के साथ भी क्रॉस कराएंगे, तो हम इसको कहेंगे बैक क्रॉस। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस की। तो अभी मेंडल के संदर्भ में अगर हम इसको समझें, तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो होमोलोगस पेयर होता है, उस होमोलोगस पेयर में एक एलील आता है पैटर्नल क्रोमोसोम से और एक आता है मैटरनल क्रोमोसोम से। अब सपोज पैटर्नल क्रोमोसोम से हमारे पास आता है कैपिटल, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के, उसकी तो T अगर आता है पैटर्नल क्रोमोसोम से और ये आता है मैटरनल क्रोमोसोम से। और हम यहाँ ये F1 जनरेशन करते हैं, फिर इसमें सेल्फ क्रॉस होता है और हमें आगे F2 जनरेशन मिलती है। ये एक तरीका है। अगर एक बार हम टॉल को
पैटर्नल यानी मेल प्लांट से लें और बॉर्न फीमेल यानी मैटरनल प्लांट से लें, तो उसका क्रॉस क्या होगा। और फिर हम इसको बदल दें, हम मेल प्लांट से बौने लक्षण को लें और फीमेल प्लांट से टॉल यानी लंबे पौधे के लक्षण को लें। तो जो एक्सपेरिमेंट हमने पहले किया उसमें हम लक्षणों को सेक्स के अकॉर्डिंग पलट देते हैं और इस प्रकार जो क्रॉस किए जाते हैं उनको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। इनको करने का मात्र उद्देश्य ये था कि लिंग के अनुसार क्या लक्षणों के प्रदर्शन में कोई परिवर्तन आता है। मेंडल वांटेड टू डिटरमाइन इफ जेंडर इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस, क्या लिंग जो होता है वो प्रभावित करता है किसी भी लक्षण को, ये देखना इसका उद्देश्य था। और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के पश्चात जो कंक्लूज़न निकला वो ये था कि लिंग के कारण, जेंडर के कारण कोई भी लक्षण या इनहेरिटेंस प्रभावित नहीं होती। द रिजल्ट ऑफ टू क्रॉस्ड वर आइडेंटिकल, एक जैसे थे, आप उनको बदल कर करें। दिस एस्टेब्लिश्ड दैट it does not matter whether the genetic determinants for seed shape are located in the male or female parents। यहाँ हम सीड की बात कर रहे हैं, टॉल प्लांट की बात कर सकते हैं और आई कलर के और जो भी लक्षण हम देखते हैं मेल और फीमेल में, तो जेंडर के अकॉर्डिंग हम उसमें किसी भी तरह का प्रभाव इनहेरिटेंस में नहीं देखते हैं। इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। Thank you.